वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट को रिवैम्प करने की इनिशिएटिव। अब इसमें दो मेजर मुद्दे हैं जो अपन बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो अपन बात करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सेटअप करना सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा मुद्दा बात करेंगे रीजनल बेंचेस सेट करना सुप्रीम कोर्ट में। अब होता क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यदि अपन प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखें तो सुप्रीम कोर्ट तीन तरीके के जजमेंट मेजरली हियर करता है। एक होता है ओरिजिनल, एक होता है अपीलेट, और तीसरा होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो जुरिस्डिक्शन होता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होती हैं, मतलब कि कोई और अदर कोर्ट हियर नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि सेंटर वर्सेस स्टेट्स के बीच में कभी भी कोई बैटल होता है, या फिर स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स के बीच में कोई बैटल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ये हियर कर सके। सेकंड आता है अपीलेट। अपीलेट मतलब कि सिंपल सा अपील के तौर पर, मतलब कि हाई कोर्ट के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में वापस से अपील किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उनको हियर करता है। और तीसरा आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक स्पेसिफिक केस है, ज्यादा केस आते नहीं है। ये आता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कभी भी उन्हें कोई लीगल डाउट्स होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि व्हाट इज द लीगल आउटकम, या इसमें क्या लॉफुल तरीका है जो अपनाना चाहिए। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मेजरली इसमें अपन दो ही प्रोविजन की बात करेंगे, ओरिजिनल एंड अपीलेट। अब होता क्या है, यदि अपन देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है दो तरीके से एक्ट करता है। एक एक्ट करता है कोर्ट ऑफ अपील, मतलब कि जब वो अपील के केसेस को हियर करता है, और दूसरा एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या होता है, जब कोई इन्फरेंस, जब लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मेजर इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करना है, तब मतलब कि जरूरत है कि लॉ को बेटर तरीके से इन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट के तौर पर इंटरप्रेट किया जाए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब पाया क्या जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह जब सुप्रीम कोर्ट बैठता है, ये लगातार बेंचेस कम होते जा रही हैं, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ वरी। क्यों होगा वरी? क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि अपन समझते हैं जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह एक्ट करता है, तब ही मेजर इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। मतलब कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को आज के कंटेक्स्ट में जीवित रखना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट नीड्स के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाए। ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। यदि रूटीन कोई काम है, जैसे सिविल है या कोई क्रिमिनल केस है, तो इसके लिए लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, और उससे नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी है। तो लेट देम बी इक्विप्ड टू हैंडल दीज केसेस, वेयरएज हायर केसेस जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ रिक्वायर करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास बेटर एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, जजेस हैं, ज्यादा रिसोर्सेस हैं कंपेयर टू द लोअर जुडिशरी, एंड दे हैव मोर एकेडमिक पीपल हु कैन वर्क विद इट। दैट इज द रीजन। दूसरा, यदि अपन बात करें तो बेंच स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नॉर्मली दो तरीके से बेंच बैठी जाती हैं। एक होता है नॉर्मल बेंच, बेंचेस जो डिटरमाइन कौन करता है, जो डिटरमाइन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है, मतलब कि जो भी जज प्रिसाइड करेगा एक केस में, वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दैट इज अ बेसिक आइडिया। और दूसरा आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। अब ध्यान रखिएगा, जब नॉर्मल बेंचेस होती हैं, डिविजनल बेंचेस, तो ये ऑर्डिनरली वन जज या दो जज या मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन जज की होती हैं। एक या दो जज सबसे कॉमन है, दो जज की बेंच। लेकिन जब अपन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करते हैं, तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कंस्टिट्यूट करना मैंडेटरी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम से मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए, मिनिमम 5 जजेस।
तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनमें 5 या 5 से अधिक जज होंगे। तो जो मेजर लॉस होंगे या इंटरप्रिटेशन रिक्वायर होंगे उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए बेंच कंस्टिट्यूट की जाएगी। अब 3 केसेस पर्टिकुलरली होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया जाता है। सबसे पहला है यदि प्रेसिडेंट ने कोई मैटर रिफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास, अपन ने देखा ऐसा किया जा सकता है, उस केस में 5 बेंच की जजेस की बेंच बनाना जरूरी है। दूसरा क्या होगा, यदि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यदि एक मेजर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो भी। या थर्ड केस क्या होगा, अब मान लो 2 कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गए, 2 कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट में एक बेंच ने बोल दिया, मान लो 1 बेंच ऑफ जज ने बोला कि प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वहीं सेकंड बेंच ने क्या बोल दिया, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसमें दोनों में एक ऑपोजिशन हो गया, तो इस केस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फॉर्मेशन करे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। दीस आर द 3 मेजर एरियाज, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट यदि आप देखोगे मेजर जजमेंट्स, जैसे कि रिसेंटली पुट्टुस्वामी जजमेंट था, पुट्टुस्वामी जजमेंट में क्या हुआ था, राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। दिस वॉज अ 9 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। फिर एक केस तो अपन हमेशा सुनते आए हैं, केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया, पास हुआ था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया था। ये 13 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ये अभी तक की हाईएस्ट है। मतलब कि कोई भी मेजर इंटरप्रेटिव जजमेंट्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेसिक जुरिस्डिक्शन एंड द बेंच स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब टॉपिक अपन ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग से लगभग 80,000 बैकलॉग केसेस हैं। इनफैक्ट इसी बात को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, चंद्रचूड़ जी ने बोला कि जरूरत है कि परमानेंट बेसिस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। अभी क्या होता है, एज द नीड बी, जब जरूरत होती है तब एडॉक बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बना दिया जाता है, वो जजमेंट पूरा होने के बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो सीजेआई वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शुड बी ऑफ अ परमानेंट नेचर, ताकि मेजर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस को लगातार सेटअप किया जा सकता है। दिस इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब इसी के बाद अपन सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो है रीजनल बेंचेस का। रीजनल बेंचेस में क्या डिमांड है और क्यों की जा रही है। अब सबसे पहले यदि आप देखोगे तो रीजनल बेंच मतलब क्या होता है, आइडिया इज कि जो सुप्रीम कोर्ट है अभी कहां बैठता है, दिल्ली में। तो दिल्ली में बैठता है और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो मान लो साउथ इंडिया के या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग सुप्रीम कोर्ट में आके केस करें तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एसेसिबिलिटी फैक्टर है। एसेसिबिलिटी फैक्टर हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दूर हो गया, इस वजह से जो कॉस्ट है ऑफ लिटिगेशन टू द कॉमन पीपल अदर देन पीपल रिसाइडिंग इन दिल्ली, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इस वजह से एक आइडिया प्रोपाउंड किया गया है। ये आइडिया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस को खोल दिया जाए। तो एक ब्रांच को नॉर्थ में खोल दिया जाए, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से खोल दिया जाए। इससे क्या होगा, जो भी मेजर केसेस हैं रिस्पेक्टिव जोन्स में डील किया जा सके, तो कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड एसेसिबिलिटी ऑफ जुडिशरी वुड ड्रामेटिकली कम डाउन। दैट इज द आइडिया। इन दोनों पर्सपेक्टिव से अब अपन पढ़ते हैं कि इसको कब कब किसने किसने रिकमेंड किया। बहुत समय पहले से ये दोनों रिकमेंडेशन की बात हो रही है। इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट टाइम 1984 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सुप्रीम कोर्ट को 2 बेंचेस में डिवाइड कर देना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल। तो लीगल जो नॉर्मल अपीलेट कोर्ट्स केसेस को डिस्कस करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेजर इंटरप्रिटेशन के केसेस को जज करेगा। उसके बाद फिर कुछ समय बाद 1988 में फिर से लॉ कमीशन ने क्या
सजेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट को रीजनल बेंचेस में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि एसेसिबिलिटी बढ़े। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात की जा रही है और 1988 में लॉ कमीशन ने बोला उसे रीजनल बेंचेस में डिवाइड कर देना चाहिए। फिर 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी केस में कहा कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की घोषणा की बनाना की जरूरत है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। ये वही है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की गठन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, वही है। और एज रिसेंट एज 2009 में लॉ कमीशन ने फिर से एक बार इस डिमांड को रिट्रिएट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रीजनल बेंचेस में डिवाइड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एसेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा। दिस वाज द आइडिया। अब इन्होंने और ज्यादा वाइडर गैम्बिट में कहा। इनफैक्ट इनका जो जजमेंट था वो कहता है कि 2009 में लॉ कमीशन ने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट को क्या करो, 4 रीजनल बेंचेस में डिवाइड कर दो एंड जो प्रेजेंट ब्रांच है दिल्ली में उसे भी रहने दो। द आइडिया वॉज दिल्ली में जो भी केस हियर करे जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाले रहेंगे एंड दिस रीजनल ब्रांच वुड बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अपीलेट, जो बोलते हैं अपीलेट केसेस को हियर करेगा। दिस वाज द आइडिया। मतलब कि एक यदि आपको कोई रिकमेंडेशन याद करना है तो 2009 के लॉ कमीशन का याद कर लो, तो दोनों की दोनों यदि क्वेश्चन आते हैं किसी से भी रिलेटेड आप ये आंसर कर सकते हो। व्हाट यू कैन राइट इज 2009 में लॉ कमीशन ने 2 पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के केसेस को हियर करने के लिए कहा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में हियर होगा और 4 रीजनल कोर्ट्स बने जाए जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हियर करें। तो एक ही स्टेटमेंट याद करके अपन दोनों क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आर्टिकल 130 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जरूरी नहीं है सिर्फ दिल्ली में बैठे, दिल्ली के अलावा भी कहीं बैठ सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक बार चीफ जस्टिस को अप्रूवल मिल गया बाय द प्रेसिडेंट, देन सुप्रीम कोर्ट कैन सिट एनीवेयर विद इन इंडिया। अब एनालिस्ट ये बोलते हैं कि द वेरी प्रेजेंस ऑफ दिस आर्टिकल ये बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो इस आइडिया से रूबरू थे या वाकिफ थे कि फ्यूचर में हमें रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बनाने की जरूरत पड़ सकती है एंड द वेरी प्रेजेंस ऑफ दिस आर्टिकल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। दैट इज द आइडिया दैट बीन सजेस्टेड। अब सबसे पहली बात करते हैं कि ये चेंजेस जो अपन बात कर रहे हैं वाई, क्यों जरूरत है जो मेजर 2 चेंजेस की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड रीजनल बेंचेस की, थोड़ा अपन समझ ही लिए हैं। सबसे पहले यदि आप देखोगे केवल 8 से 10 केसेस जो हैं आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से आ रहे हैं। मतलब कि जो काम था सुप्रीम कोर्ट का कि ओरिजिनल लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, वो काम से वो हट के मेनली अपीलेट कोर्ट की तरह बन गया है। ये एक प्रॉब्लमैटिक इशू है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड, यदि आप देखोगे जो अपील्स मेजरली आ रही हैं वो कौन से हाई कोर्ट से आती हैं, तो दिल्ली के में है सुप्रीम कोर्ट, यहां से आसपास में जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहां से अपील आ रही है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, जो दिल्ली के आसपास के कोर्ट है वहां से ज्यादा अपील आती है सुप्रीम कोर्ट में। तो जरूरत क्या है? क्या सदर्न स्टेट्स को कम जरूरत है? नहीं, लेकिन सदर्न स्टेट्स से सुप्रीम कोर्ट में अपील कम आती है। मतलब कि एसेसिबिलिटी हैज बिकम वन मेजर इशू। एक और पॉइंट अपन समझते हैं जो अपन ने केसेस का देखा कि लगभग 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसा नहीं है कम हो रहे हैं, ये लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज अनदर फैक्टर। इसके अलावा यदि अपन आर्टिकल 39A को देखें जो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें यह सीधा सीधा कहा गया है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्टिस को हर इंडिविजुअल, हर वल्नरेबल ग्रुप को एसेसिबल बनाया जाए एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो जस्टिस की एसेसिबिलिटी
एंड कॉस्ट फैक्टर, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए जरूरत है कि बेंचेस की बढ़ाया जाए सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट, यदि बेंचेस बढ़ेंगी तो जजेस भी जो होंगे, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डिस्पोजल ऑफ केसेस बढ़ेगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होगा। यदि आप एडवोकेट्स के तौर पर देखो तो एडवोकेट्स भी ऐसे ही हैं। एडवोकेट्स जो मान लो दिल्ली में नहीं रहते हैं, उनको क्या होगा, बार बार लगातार ट्रैवल करना पड़ता है टू दिल्ली, उनका कैरियर प्रोग्रेशन रुकता है, तो ये भी एक मेजर इशू है। इन सभी रीजंस की वजह से कहा जा रहा है कि रीजनल बेंच बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल का तो अपन ने देख ही लिया। हालांकि इस प्रपोजल में कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो ये है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसे बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यदि मल्टीपल ब्रांचेस बन गई तो हो सकता है जो सैक्रोसेंट नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो डाइल्यूट हो जाए। दिस इज नंबर 1 इशू। क्या सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होने के बाद भी रहेगा सैक्रोसेंट? ये कई लोगों ने डाउटफुल बताया। हालांकि आई डोंट थिंक सो दैट्स अ मेजर इशू। द मेजर इशू इज, एक जो आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट। 4 नए कोर्ट बनाने पड़ेंगे, फिर डिवीजन बनाना पड़ेगा। तो आप समझो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेजर अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। जैसे कि जितना भी आप ई कोर्ट्स होंगे, ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है एमएचए के अंडर आता है। ई कोर्ट में ये लोअर कोर्ट के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितनी फाइलिंग होती है ई कोर्ट से? बहुत लिमिटेड ई स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये एक इशू है। कहां से आएगा नया पैसा बिल्डिंग का, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, नए जजेस जो रिक्रूट करेंगे उनकी सैलरी का, एक्सेट्रा। और ऑन टॉप ऑफ इट 2020 के बाद से एक आइडिया, जब 2020 में पैंडेमिक आया तो वर्चुअल कोर्ट सेटअप हुए थे, तो द आइडिया हैज लॉस्ट शीन, कई लोग बोलते हैं, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट जब सेटअप किया जा सकता है तो उस समय नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर में फालतू कॉस्ट क्यों बढ़ाए? दैट इज द आइडिया बीइंग सजेस्टेड बाय मेनी एनालिस्ट। तो यदि अपन पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प कर दें, उससे ये पूरा इशू सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दैट हैज बीन वन थिंग। अब यदि अपन देखें ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अपन को कंक्लूड करना रहेगा तो सिंपल अपन आर्टिकल 39A को यूज कर सकते हैं। एंड की स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्टिस को ज्यादा एसेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाए, नंबर 1। इसके बाद इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को करना चाहिए। एक जैसे अपन ने सजेस्ट किया ई कोर्ट्स का या वर्चुअल कोर्ट्स का। ह्यूमन रिसोर्सेस को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्वालिटेटिवली इंप्रूव करना पड़ेगा, प्लस जज टू पॉपुलेशन रेशियो को भी एनहांस करना पड़ेगा। क्योंकि यू कैन बी क्रिएटिव इन सच राइटिंग, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दैट इज ऑल यू कैन यूज। कुछ भी एक्स्ट्रा अपने ब्राउनी पॉइंट से यू कैन साइट केसेस या इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।